21 जून 2018 को सुबह करीब 8 बजे के समय दिल्ली के रिहायशी इलाके सरिता विहार में एक खाली प्लॉट पर कूड़े के ढेर में कुछ लोगों की नज़र एक बैग पर पड़ी। उसके पास ही एक बड़ा सा कार्टून बॉक्स भी पड़ा था। हालांकि कचरे के ढेर में ऐसी चीज़ों का पड़ा होना एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन इन दो चीज़ों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर इसलिए खींचा क्योंकि उस बॉक्स में से आ रही तेज़ बदबू की वजह से उसके आसपास से गुजरने वाले लोग उस बदबू से बहुत परेशान थे। और जब लोगों को कुछ शक हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। कुछ ही मिनटों में दिल्ली पुलिस भी मौका आए वारदात पर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उस बैग और बॉक्स को खोला गया तो पुलिस वालों के भी होश खराब हो गए, क्योंकि उस कार्टून बॉक्स में एक लड़की की लाश थी और वह भी 7 अलग अलग टुकड़ों में, हाथ पैर सिर गर्दन यानी सब कुछ अलग अलग था। पुलिस ने लाश को बरामद करते ही उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन जिस तरह से लाश को 7 अलग अलग टुकड़ों में काटकर बैग और कार्टून बॉक्स में भरकर निपटाया गया था, उससे यह तो साफ था कि यह मामला कत्ल का है। लेकिन मरने वाली लड़की कौन थी और वह कहाँ रहती थी? उसका कत्ल किसने किया? उसकी लाश के इतने टुकड़ किस वजह से किए गए? ये सभी सवाल पुलिस के मन में थे जो अभी अनसुलझे थे। पुलिस को इन सभी सवालों के जवाब जानने और कातिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मरने वाली लड़की की पहचान करनी ज़रूरी थी। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों से पूछताछ करने पर, साथ ही उस बैग और कार्टून की पूरी कहानी बताने के बाद भी मरने वाली लड़की की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई थी। यहाँ तक कि उस लड़की ने जो कपड़े पहने हुए थे, पुलिस ने आसपास के लोगों को वह कपड़े भी दिखाए, लेकिन फिर भी कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद आसपास के इलाके के तमाम गुमशुदा लोगों की लिस्ट तैयार की गई, लेकिन फिर भी कहीं से कुछ पता नहीं चला। इसी तरह कोशिश करते करते कई दिन बीत गए, लेकिन फिर अचानक जांच के दौरान पुलिस की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिससे पुलिस को लगा कि शायद इससे मरने वाली के बारे में कोई सुराग मिल जाए। दरअसल कातिलों ने जिस कार्टून बॉक्स में लाश के टुकड़े भरकर उस कूड़े के ढेर में फेंके थे, उस बॉक्स पर एक कोरियर कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ था। पुलिस ने सोचा कि हो सकता है शायद इस एड्रेस से ही कोई सुराग मिल जाए, इसलिए पुलिस की एक टीम तुरंत गुरुग्राम में स्थित उस कोरियर कंपनी के ऑफिस पर पहुंची। वहां पहुंचकर पुलिस ने उस कंपनी के अफसरों को कार्टून बॉक्स की फ़ोटो दिखाई। इत्तेफाक से कोरियर वालों ने उस बॉक्स की पहचान कर ली। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्टून बॉक्स में उनके एक कस्टमर ने यूएई से कोई पार्सल बुक करवाया था। उस कस्टमर का नाम था जावेद अख्तर। इसके बाद कोरियर वालों के बताए पते पर पुलिस तुरंत जावेद अख्तर के घर अलीगढ़ पहुंचती है। वहां पर उन्हें न सिर्फ जावेद मिल गया, बल्कि उसने अपने कार्टून बॉक्स की फ़ोटो की भी पहचान कर ली। पूछताछ करने पर जावेद ने बताया कि उसने 3 साल पहले ऐसे ही कई कार्टून बॉक्स में यूएई से ज़रूरत का कुछ सामान मंगवाया था। उनमें से कुछ बॉक्स तो उसने अपनी नौकरानी को दिए थे और कुछ बॉक्स उसने दिल्ली के शाहीन बाग वाले अपने घर में रखवा दिए थे। जावेद अख्तर ने बताया कि शाहीन बाग वाले उस मकान में कुछ लड़के किराए पर रहते हैं। इसके बाद पुलिस तुरंत दिल्ली के शाहीन बाग पहुंची, क्योंकि अब पुलिस की सारी उम्मीदें जावेद अख्तर की नौकरानी और उसके शाहीन बाग वाले मकान पर टिकी हुई थी। यानी पुलिस को जो भी सुराग मिलना था वह इन्हीं 2 जगहों से मिलना था। इसलिए पुलिस की टीम सबसे पहले जावेद अख्तर की नौकरानी के घर पहुंची, लेकिन वहां पर वह खाली बॉक्स मौजूद थे। इसके बाद पुलिस जावेद के शाहीन बाग में स्थित मकान पर पहुंची, लेकिन पुलिस का माथा तब ठनका जब उन्होंने देखा कि वहां पर तो ताला लगा हुआ है। दरअसल जावेद ने यह मकान साजिद अली अंसारी नाम के व्यक्ति को किराए पर दे रखा था। साजिद पेशे से एक इंजीनियर था, लेकिन अचानक वह अपने पूरे परिवार को लेकर वहां से गायब हो चुका था। इससे पुलिस को अब साजिद अली पर ही शक होने लगा था। और जब पुलिस ने आसपास के लोगों से साजिद के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चला कि साजिद उस मकान में अपनी पत्नी, 2 बच्चों और एक भाई के साथ रहता था। पड़ोसियों के मुताबिक साजिद ने उन्हें बताया था कि वो यह मकान छोड़कर जा रहा है, यानी अब वह कहीं और जाकर रहेगा। इसलिए उसने आसपास के दुकानदारों, धोबी और ऐसे ही काम करने वाले कई लोगों के पैसे भी चुका दिए थे। लेकिन अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उसे कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि साजिद ने मकान छोड़ने से पहले किसी को भी यह नहीं बताया था कि अब वह कहाँ जाकर रहेगा। यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था, जिसकी वजह से पुलिस का शक अब साजिद पर गहराने लगा था। लेकिन उस लड़की के कत्ल का राज जानने के लिए पुलिस को अब हर हाल में साजिद अली अंसारी तक पहुंचना ज़रूरी था। साजिद का पता लगाने के लिए पुलिस ने शाहीन बाग में दुकानदारों और पड़ोसियों से पूछताछ करनी शुरू की। इस पूछताछ में पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली।
पुलिस को पता चला कि साजिद का बड़ा भाई हसमत अली अंसारी भी शाहीन बाग में ही रहता है, लेकिन उसका मकान साजिद के मकान से थोड़ी दूरी पर है। हसमत के बारे में पता चलते ही पुलिस बिना देरी किए तुरंत उसके घर पर पहुंचती है। पुलिस को न सिर्फ हसमत बल्कि इत्तेफाक से साजिद भी वहीं पर मिल गया। लेकिन अब सवाल था, क्या साजिद ही वह व्यक्ति है जिसने उस लड़की का कत्ल किया था? लेकिन वह लाश किसकी थी जिसे कार्टून बॉक्स में भरकर ठिकाने लगाया गया था? और अगर साजिद का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था तो फिर अचानक उसने अपना मकान क्यों छोड़ दिया था? सवाल तो कई थे, पर अभी जवाब एक भी नहीं था। लेकिन अब पुलिस को भी हर सवाल का जवाब चाहिए था। इसके बाद पुलिस ने साजिद और हसमत अली से पूछताछ शुरू की। पहले तो साजिद और हसमत ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की। उन दोनों ने खुद को बेकसूर बताया। मकान बदलने को भी साजिद ने महज एक इत्तेफाक ही बताया। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें वह कार्टून बॉक्स और बैग दिखाए तो जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। उस कार्टून बॉक्स और बैग को देखकर साजिद की जुबान लड़खड़ा लगी, जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया कि उस लड़की का कातिल कोई और नहीं बल्कि वही है। और वह लड़की भी कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी राजबाला उर्फ जूही अंसारी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर साजिद ने अपनी ही पत्नी की जान क्यों ली, और कत्ल करने के बाद उसे टुकड़ों में काट कर क्या उसने अकेले ही ठिकाने लगाया था, या फिर इस काम में उसके साथ कोई और भी शामिल था? अब साजिद पुलिस की जिद में था। वह अपना जुर्म भी स्वीकार कर चुका था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के कत्ल की जो वजह और तरीका बताया, उसने पुलिस वालों का भी दिमाग घुमा कर रख दिया। दरअसल इस घटना से करीब 7 साल पहले यानी साल 2011 में बिहार के चंपारण की रहने वाली राजबाला के मोबाइल पर साजिद का फ़ोन आया। ये एक रंग नंबर था। उस समय राजबाला उर्फ जूही ना तो साजिद को जानती थी और ना ही कभी उसने साजिद को देखा था। अब इसे एक इत्तेफाक कहें या फिर जूही की बदकिस्मती, लेकिन चूंकि किस्मत में उन दोनों का मिलना लिखा था तो उसी दौरान जूही को रॉन्ग नंबर वाले साजिद से प्यार हो गया। फ़ोन पर बातें करते करते साजिद और जूही दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे थे कि बात शादी तक पहुंच गई और अब वह दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन उन दोनों का ताल्लुक़ अलग अलग धर्मों से था। साजिद एक मुस्लिम लड़का था तो वहीं राजबाला हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी। इसीलिए जूही के परिवार वालों ने साजिद के साथ उसकी शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन उन दोनों ने जूही के घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली। इसके बाद वह दोनों किराए के मकान में रहने लगे। साजिद एक मिडिल क्लास फैमिली से था। हालांकि उसने इंजीनियरिंग कर रखी थी, लेकिन फिर भी वह बेरोज़गार था। साजिद के पास कोई रोज़गार न होने की वजह से उन दोनों ने दिल्ली जाने का फ़ैसला किया। साजिद और जूही शादी के 1 साल बाद यानी साल 2015 में दिल्ली आ गए। वह दोनों शाहीन बाग में आकर किराए के मकान में रहने लगे और एक अच्छी नौकरी की तलाश करने लगे। लेकिन दिल्ली में भी साजिद को कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। इसीलिए वह दोनों छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और फिर कुछ सालों में उनके 2 बेटे भी हो गए, जिसकी वजह से साजिद के लिए अब परिवार का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब उन दोनों पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर हर दिन झगड़े होने लगे थे। इसी बीच सरजट का किसी और लड़की के साथ अफेयर भी शुरू हो गया था। एक दिन यह बात भी किसी तरह जूही को पता चल गई, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया। साजिद रोज़ रोज़ के झगड़ों से इतना तंग आ चुका था कि अब उसने जूही को ही अपने रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर लिया। पत्नी से निजात पाने का फ़ैसला कर चुके साजिद ने उस रात कत्ल की पूरी प्लानिंग और तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उसी प्लानिंग के तहत साजिद ने अपने दोनों बच्चों को बड़े भाई हसमत के घर पर छोड़ दिया था, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में वह उनकी मां को आसानी से कत्ल कर सके। हालांकि पति पत्नी के बीच झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन उस दिन जूही को नहीं पता था कि अपने पति साजिद से झगड़ा करना ही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुके साजिद के दिमाग में तो उस रात कुछ और ही चल रहा था। उस रात घर पर साजिद और जूही अकेले थे, लेकिन अब जूही की जान लेने के लिए भी साजिद को एक वजह चाहिए थी। उसके लिए साजिद ने उस रात खुद ही जूही के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। उस रात पहले तो उन दोनों में जमकर कहाँ सुनी हुई, और फिर साजिद ने वही किया जो उसके दिमाग में पहले से ही चल रहा था। वह अचानक अपनी जगह से उठा और उसने पूरी ताकत से जूही का गला दबाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चंद मिनटों में ही जूही की जान चली गई। लेकिन अब साजिद के सामने चुनौती यह थी कि अपनी पत्नी की लाश को कैसे निपटाया जाए, क्योंकि यह उस अकेले के बस की बात नहीं थी।
तो पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता है तो मौका देख करके साजिद अली अंसारी ने अपनी बीवी जूही का गला घोंट करके, यह उसका डिस्क्लोज़र है, वो कहता है वो गला घटकर घोंट करके उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपना भाई इश्तियाक को बुलाया। ये दोनों ने मिलकर के उस दांव से इसके शरीर को टुकड़े टुकड़े उन्होंने किया और इस तरह 5 फुट 2 इंच की जूही अब 3 फुट के कार्टून और 1 फुट के बैग में पैक हो चुकी थी। लेकिन अब उन दोनों भाइयों के सामने चुनौती यह थी कि अब उन्हें लोगों की नज़रों से बचकर उन टुकड़ों को ठिकाने लगाना था। साजिद और इश्तियाक जब जूही की लाश को 7 टुकड़ों में बांटकर 2 अलग अलग कार्टून और बैग में भर चुके, तो इसके बाद उन्होंने रातों रात वहां से के छींटे भी धोकर साफ कर दिए ताकि वहां पर कत्ल का कोई भी सुराग बाकी ना रहे। लेकिन अभी भी दोनों भाइयों के लिए उन बड़े और भारी कार्टून और बैग को बाइक पर उठाकर कहीं ले जाना आसान नहीं था। इसलिए अब उन दोनों ने अपने बड़े भाई हस्मत अली को फ़ोन किया। इस गुनाह में अपने भाइयों का साथ देने के लिए हस्मत अली अपने किसी दोस्त से उसकी कार मांग लाया और फिर वो तीनों भाई रात के तीसरे पहर यानी सुबह होने से कुछ देर पहले जूही की लाश को लेकर निकल पड़े। वो लोग पहले तो देर तक उस पूरे इलाके के चक्कर लगाते रहे ताकि लोगों की नज़रों से बचकर उस लाश को ठिकाने लगा सके, और फिर उन्हें सरिता विहार के हाजी कॉलोनी इलाके में एक कूड़े का ढेर नज़र आया। इसके बाद चुपके से कार्टून और बैग दोनों को कूड़े में फेंक कर वो लोग वहाँ से फरार हो गए। वारदात को पूरे अंजाम देने के बाद सुबह सुबह यह अपने बड़े भाई हस्मत अली अंसारी को इन्होंने इसमें शामिल किया। हस्मत अली अंसारी अपने एक साथी का एटिका कार लेकर के आया और तीनों मिलकर के इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, तमाम सबूत मिटाने के लिए तीनों भाई मिलकर के गाड़ी में कार्टन और काला बैग को लोड करके वह शाहीन बाग के इलाके से जगह ढूंढते हुए वो सरिता विहार के इस वेकेंट प्लॉट पर आप पहुँचे। और सितम तो देखिए कि जिस साजिद के हाथों मारी गई जूही के साथ टुकड़े किए गए और फिर उन टुकड़ों का आखिरी ठिकाना कूड़े का ढेर बना, उसी साजिद से जूही ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। लेकिन कहते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। हालांकि यहाँ तो बात लाश को छिपाने की थी। भाइयों ने उसके जुर्म को छिपाने की पूरी कोशिश की, जिसमें एक भाई ने कत्ल के बाद अपनी भाभी की लाश के टुक करने में अपने भाई की मदद की, जबकि दूसरे भाई ने उनके साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगाने में उनका हाथ बटा। या इधर 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा कर साजिद ने राजबाला उर्फ जूही के साथ इस घटना से 7 साल पहले ही शादी की थी। लेकिन मात्र 7 सालों के भीतर ही आर्थिक तंगी को लेकर उन दोनों के रिश्ते इतने ख़राब हो गए थे कि साजिद ने अपनी पत्नी को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल करके उसकी लाश के साथ टकर दिए। लेकिन जिस बॉक्स में लाश को ठिकाने लगाया गया था, आखिर उसी बॉक्स के ज़रिए पुलिस ने कातिलों का पता लगा लिया था। वैसे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन यह जुर्म जितना खौफनाक था, इसकी कहानी भी उतनी ही अफसोस थी। खैर, पुलिस ने उन तीनों के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और आरोपियों को सज़ा होना अभी बाकी है। जूही के कत्ल के बाद उसके दोनों बेटे नाना नानी को सौंप दिए गए थे और उन दोनों बच्चों की परवरिश जूही के माता पिता ही कर रहे हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।